आज हम कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। और यह इसके बारे में हम जो जिक्र करेंगे ये करंट अपडेटेड भी होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने जानकारी कई अन्य स्रोतों से जुटाकर रखा है। इसमें सबसे पहला नाम आता है क्रांति पिता, जिनका क्रांति पिता भी उनको कहा जाता है, जिनका नाम दयानंद सरस्वती तथा इनका दयानंद सरस्वती नाम पढ़ने से पहले इनका नाम मूल शंकर तिवारी था। ये 1857 की क्रांति से लेकर के 1930 तक के इनके अनुयायी आंदोलन करते रहे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1857 के प्रथम आज़ादी के आंदोलन की योजना बनाने में दयानंद सरस्वती जी अग्रणी रहे थे, तथा इसी संदर्भ में सरदार पटेल जी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता की नींव स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली है, तथा सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने इसे जनवाक्य बना दिया, तथा यह नारा दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तथा हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के अग्रणी होते हुए भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बहुत कम ही जिक्र होता है, क्योंकि इन बातों को पता नहीं कैसे हमारे यहाँ के तथाकथित सेकुलर या सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए लोग जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेदों के ज्ञाता थे और सनातन संस्कृति में अटूट विश्वास रखते थे। 1857 के कुछ साल पहले वीर कुंवर सिंह एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आपसी प्रसंग कुछ इस प्रकार थे। कुंवर जी ने एक शंका व्यक्त की थी कि स्वामी जी, क्या हम इस 1857 के आंदोलन में हम सफल हो पाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कुंवर, भारत गुलाम हिंदुओं से अंग्रेजों को सत्ता लगभग 100 वर्षों में हिंदुओं एवं मुस्लिमों से अंग्रेजों को सत्ता लगभग 100 वर्षों में प्राप्त हुआ है, तथा लगभग 100 वर्षों बाद ही आजादी का सपना हमारा पूरा होगा। कुंवर जी बोले, हमारे इस आंदोलन का क्या होगा? हम अपने प्राणों की आहुति व्यर्थ में दे रहे हैं। स्वामी जी ने बोला कि अनेक असंख्य प्राणों की आहुति देनी होती है ऐसे आंदोलन में आज़ादी के लिए, तथा हम तो एक शुरुआत कर रहे हैं, जो किसी को तो इसकी शुरुआत करनी ही पड़ी। स्वामी जी जानते थे कि 1857 में आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन 1947 आते आते भारत आज़ाद हो गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इनके जो अनुयायी थे उनमें वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, लाला लाजपत राय और भगत सिंह का नाम आता है, जो कि इनके अनुयायी थे, तथा इन्हें क्रांति पिता, इसी कारण से इन्हें क्रांति पिता भी कहा जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य या कथन भी है, जिसके अनुसार दुनिया को सर्वश्रेष्ठ दीजिए तथा अपने आप आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। दूसरा इनका कथन है कि आर्यावर्त उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। तीसरा कथन है वेदों की ओर लौट चलो। चौथा कथन है कि भारत केवल भारतीयों के लिए, अंग्रेजों को वापस जाना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में हम कुछ अन्य विचारक या कहे लॉर्ड नॉर्थ रूट, जो कि एक समय में
गवर्नर था, जो कि भारत में गवर्नर रहा, और वह चाहता था कि एक सम्मेलन में जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी गए तो उसने उसने सरस्वती दयानंद जी से पूछा कि क्या आप अपने जो शुरुआत में सम्मेलन में बोलने से पहले जो आप कहते हो कि प्रार्थना करते हो, उसमें क्या आप अंग्रेजों के कल्याण की कामना करते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं प्रार्थना करता हूं जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजों का सर्वनाश हो जाए, वह हमें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाए। वह यह समझ नहीं पाया, अंग्रेज वह यह समझ नहीं पाया, क्योंकि इतने पावरफुल गवर्नर के पास इतनी निर्भीकता से कैसे कोई मानव प्राण जाने के डर के बावजूद बोल सकता है। ऐसा उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था। इसी संदर्भ में हम एक और दार्शनिक जो कि मार्क्स गार्वी थे, उनका कहना था कि जो अपने इतिहास संस्कृति से अनभिज्ञ है वह व्यक्ति जड़हीन वृक्ष के सिवा कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे वीर सावरकर जी ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले अग्रणी आंदोलनकारियों में गिने जाते हैं। इन्हें प्रसिद्धम क्रांतिकारी के तौर पर भी देखा जाता है, तथा इन्हें राइट विंग्स लीडर भी कुछ लोग प्रयुक्त करते हैं, जो कि आज सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए हैं। जबकि वीर सावरकर जी तो भारत के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चिन्हित करना होता है, लेकिन इन लोगों ने इन्हें एक राइट विंग्स और कम्युनलिज्म के प्रणेता के तौर पर चिन्हित किया है। कुछ हम विनायक दामोदर सावरकर जी के कंट्रीब्यूशन रहे हैं हमारे देश में, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पुणे में सावरकर जी ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, तथा ये स्वदेशी मूवमेंट में भी भाग लिया, तथा उसके बाद ये तिलक स्वराज पार्टी में भी जुड़े हुए थे। इन्होंने एक मित्र मेला गुप्त संगठन की भी स्थापना की थी। तथा वीर सावरकर पक्का हिंदूवादी थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन को हिंदू आंदोलन कहते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि लाला लाजपत राय, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे भारत के। ये 1907 में अमेरिका गए तथा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वहां से वापस आए, तथा इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भारत में की, तथा ये यंग इंडिया नामक मासिक पत्रिका भी निकालते थे, तथा इन्होंने
हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस एसोसिएशन की स्थापना की। 1923 ईस्वी में इन्होंने इलेक्शन में भाग लिया और सीटें भी जीती, और ये डिप्टी लीडर के तौर पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1926 में चुने भी गए थे। 1928 में ये एक रिजोल्यूशन पास किया लाला जी एक आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन थे, लेकिन यह एक राइटर भी थे। इन्होंने अपनी बायोग्राफी में एक बायोग्राफी भी लिखी है, तथा ये उर्दू में है। इन्होंने मैजनी एंड गैरिबाल्डी के बारे में बताया कि कैसे इन्होंने उन दोनों ने इटली का यूनिफिकेशन किया, जिससे कि हमारे देश के लोग इससे प्रेरणा लेते हुए अपने देश के लिए भी ऐसा कुछ कर गुजरे, इन्होंने बताया है। तथा ये शिवाजी तथा श्री कृष्ण एंड दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी भी थे। लाहौर षड्यंत्र के साइमन कमीशन का विरोध करते समय समर्थकों के साथ पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया था इन पर। जहां ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, सैंडर्स ने इन पर लाठीचार्ज करता उन पर जोरदार हमला करवाया, तथा सुरक्षा बलों व खुद से अलग कर दिया, तथा इन पर लगातार सैंडर्स ने पुलिसों से हमला करा, जिससे इनके सिर पर गहरी चोट लगी और जिसके कारण इनकी मौत हो गई। इसी सैंडर्स को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने मिलकर मारा था। वो लाला जी का बदला पूरा किया था। हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय के साथ बाल गंगाधर तिलक का भी जिक्र आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम भगत सिंह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भगत सिंह एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, तथा इनकी प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में हुई। इनकी इस विचारधारा अब हम भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनका पॉलिटिकल राजनीतिक जो विचारधारा थी, ये अपनी आज़ादी के आंदोलन को लिमिट में रखकर लड़ना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि इसका पुनर्जोर विरोध और पूरे देश व्यापी हो। ये चाहते थे कि गरीबी से आज़ादी मिले, अनटचेबिलिटी से आज़ादी मिले, तथा कम्युनल स्ट्राइप से आज़ादी मिले, तथा हर तरह के जो भेदभाव होते उससे भी आज़ादी मिले। ये पुनर्जोर विरोध ब्रिटिश कैपिटलिज्म का भी करते थे, तथा ये
नौजवान भारत सभा का गठन किया तथा उस वहां पर एक नौजवान भारत सभा के अंतर्गत ये नौजवान भारत सभा के दौरान ही इन्होंने दो स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तथा ये कुछ संगठन से भी जुड़े रहे जिसका नाम कीर्ति किसान पार्टी क्रांति दल भी था। भगत सिंह और सुखदेव दोनों मिलके एक लाहौर स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन लीगल वर्क एमंग द स्टूडेंट भी बना रखा था। भगत सिंह चाहते थे कि ब्रिटिश फ्री भारत हो। ये यूरोपियन लिटरेचर के अंतर्गत जो सामाजिक मजबूती तथा जो लोकतांत्रिक अधिकार है दिए जाते थे, उसी तरह का अधिकार भारत में भी चाहते थे। भगत सिंह पूरी तरह से सफाया चाहते थे, जो कि हमारे देश का दोहन होता था, मिसयूज होता था और इंपेरियलिज्म या कहे साम्राज्यवाद की नीति के तहत जो हमारे आर्थिक संसाधनों का दोहन अंग्रेज करते थे, इसको ये पूरी तरह से साफ करने के इच्छुक रहते थे। भगत सिंह अन्य रिवॉल्यूशनरी से बहुत हद तक अलग दिखते थे। इन्होंने जो इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया भगत सिंह को, तथा यहाँ पर हम देखते हैं कि भगत सिंह के साथ भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने के बाद भी अन्य कई को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। एक बात और जिक्र करने वाली है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु व बटुकेश्वर दत्त एवं दुर्गा भाभी सभी एक मित्र मंडली के तौर पर काम करते थे। ये क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय या कहिए उग्रवादी आंदोलन के अग्रणी के तौर पर माने जाते थे। एक समय का जिक्र आता है कि जब राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त एवं सुखदेव जंगल में बम बना रहे थे, उस समय उसमें बम का टेस्टिंग कर रहे थे, उसी समय हाथ में ही बम फटने से बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु हो गई थी। तथा एक प्रसंग यह भी आता है कि भगत सिंह को सैंडर्स हत्या के बाद बचाने के लिए दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाते हुए भगत सिंह को किसी सुरक्षित जगह पर एक बार निकाल के ले गई थी। और ये चारों पांचों ऐसे थे जो कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंग्रेजों ने अंततः इन लोगों को फांसी पर चढ़ाया या कोई मारा गया। अंततः अकेले जब दुर्गा भाभी बची तो ये किनारे हो गई और ये किसी और काम काज में लग गई। अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ
जो कि अपडेट हुए हैं, करंट अपडेट हुए हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन से तथा नेताजी के जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसी दिन से भारत सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन मनाने का, सॉरी, गणतंत्र दिवस मनाने का जारी किया, या समारोह सम्मेलन करने, जो कि आज़ादी के आंदोलन का पर्व मनाया जाता है, वहां से शुरुआत करने की कोशिश किया है। 2 द्वीपों का नाम भी भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के नाम पर कर दिया है। स्वराज द्वीप एवं दूसरे द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा है, जो पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा था। भारत सरकार ने लाल किला के अंदर भी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनाया है, तथा यहाँ पर नेताजी से संबंधित जो कुछ भी स्मृतियां बची हुई है वहां पर रखा गया है, जिसे हम देख सकते हैं। तथा अब एक नई डायमेंशन के रूप में एक होलोग्राम इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस के पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर इनॉग्रेशन किया है, तथा यह कार्य पराक्रम दिवस के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि 23 जनवरी को नेताजी के बर्थ एनिवर्सरी पर यह होलोग्राम के द्वारा चित्र को दर्शाया गया है, जहां पर पहले ये इंडिया गेट पर है, तथा वहां यह नेताजी के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर होलोग्राम के द्वारा इनका चित्र अंकित किया गया है, तथा जहां पर किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू पहले लगा हुआ था, और इसे 1968 ईस्वी तक भारत सरकार ने लगाया था, और 1968 में इसे हटाया गया था। तथा भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति और इंटरनल फ्रेम इन द मेमोरी ऑफ दिस, इनको भी वहां से हटाकर, जो कि 1971 के वार में मरे हमारे शहीद हुए जवानों से संबंधित है, इसको हटाकर उसे कर दिया है। तथा इस फ्लेम को मर्ज कर दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल में, तथा जिसे जनवरी 21 को हटाया गया था। तथा जो होलोग्राफिक पिक्चर है, जब स्टैचू ब्लैक ग्रेनाइट में बन जाएगा, इसके लिए आर्टिस्ट की टीम लगे हुए हैं। जब तक यह स्टैचू कंप्लीट नहीं होता, तब तक होलोग्राम के जरिए नाइट में प्रत्येक दिन सुभाष चंद्र बोस जी की इंडिया गेट पर वो होलोग्राफिक पिक्चर दिखता रहेगा। तथा सुभाष चंद्र बोस के नाम पे भारत सरकार ने, या कहे प्रधानमंत्री मोदी ने, आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी शुरुआत की है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। 2019 से दिया जा रहा है, 2020, 21 और 22 में भी इसे संबंधित अवार्ड दिया गया है, जो कि जो भी इंस्टीट्यूट इस फील्ड में बेहतर करेंगे उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। अब हम स्वामी विवेकानंद के साथ
एक सिस्टर निवेदिता थी जो कि उनके विदेश जाने के समय मुलाकात हुई थी। ये इनसे बहुत ही प्रभावित थी। तथा हम यहाँ पर एक मूवी का भी जिक्र आता है जो कि स्वामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द अनटोल्ड स्टोरी भी बना है, जो कि बॉलीवुड में बनाया गया है। अब हम सिस्टर निवेदिता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह एक आयरिश टीचर, लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। यह स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थी, जिसके कारण ये भारत आ गई। इन्होंने रामकृष्ण शारदा मिशन की स्थापना की तथा निवेदिता गर्ल्स स्कूल की भी स्थापना की। इनका दर्शन अद्वैत वेदांत में विश्वास रहा। इनके गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। ये दोनों 1895 में लंदन में मिले। 1898 में निवेदिता कोलकाता आ गए। विवेकानंद जी ने उनका नाम निवेदिता रखा। इसका मतलब ईश्वर को समर्पित होता है। 1899 में कलकत्ता में आए प्लेग एपिडेमिक के समय निवेदिता ने नर्स बनकर सभी गरीबों की सेवा की। इनके कार्य से संबंधित अगर हम जानने की कोशिश करें तो स्कूल खोले, रामकृष्ण मिशन से जुड़ी रही, प्लेग के समय लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से किया। भारतीय कल्चर, इतिहास, साइंस इत्यादि में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ावा में भी योगदान दिया। योगदान के तौर पर हम देखते हैं कि इन्होंने चैरिटेबल और एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए ट्रस्ट स्थापित किया तथा ये बहुत क्लोज रही होली मदर से। यह राष्ट्रीय स्पिरिट के अंतर्गत ही काम करती थी, अपने माइंड में रखकर। तथा इन्होंने अपने स्कूलों में वंदे मातरम सॉन्ग को प्रेयर के तौर पर गायन में रखती थी। तथा ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत ही योगदान दिया। तथा इन्होंने सी एडिटे कर्म योगिनी द नेशनल न्यूज़पेपर अरबिंदो में भी इन्होंने कुछ लिखा था, जिसको अरबिंदो घोष ने संपादित किया था।